हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्कूल इंटर्नशिप फाइल की रिमेनिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम के बारे में। कम्युनिटी अपने वेलफेयर के लिए कई प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती है और स्कूल भी कम्युनिटी का पार्ट होता है। तो या तो स्कूल उन कम्युनिटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है या स्कूल में ही उन कम्युनिटी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता है। तो एक एग्जाम्पल के लिए जैसे मास्क अवेयरनेस प्रोग्राम है या फिर कोरोना से बचाव के लिए कोई आपने अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, तो इसकी एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव थीम आपको सोचनी है और यहाँ पर लिखना है जो आप अभी इस समय में प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ लिखना है। दूसरा है, किसी भी प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए पहले से प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि उस प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या होगा, उसमें किस तरह की मटेरियल की ज़रूरत होगी, वो प्रोग्राम आप कहाँ कंडक्ट कराने वाले हैं, उसमें कितने टीचर्स कोऑर्डिनेट करेंगे, कितने बच्चों को आप उस प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, ये सारी प्लानिंग आपको यहाँ पर लिखनी है। यदि उस प्रोग्राम के लिए आपने किसी रिसोर्स पर्सन को बुलाया है तो उसका नाम यहाँ लिखना है। और यदि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके आपने प्रोग्राम को कंडक्ट किया है तो उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। कोई लोकल एजेंसी, कम्युनिटी एजेंसी है तो उनका नाम भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। उस प्रोग्राम को आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। जैसे हर प्रोग्राम का एक प्रोग्राम होता है, लिस्ट होती है कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोग्राम होगा, तो वह लिस्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उस प्रोग्राम की स्कूल के लिए और कम्युनिटी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूजफुलनेस है, उसके क्या फायदे हैं, उन फायदों को आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या फायदे होंगे उस प्रोग्राम के। उसके बाद हर प्रोग्राम से हम कुछ सीखते हैं तो वह सीख आपको यहाँ रिफ्लेक्शन के फॉर्म में लिखनी है। यदि कोई गलती हुई है तो उस गलती से हमने क्या सीखा, तो वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्कूल कैलेंडर के बारे में। हर स्कूल का अपना एक कैलेंडर होता है और वह कैलेंडर टीचर्स द्वारा ही बनाया जाता है। तो हो सकता है कल को आप भी उस कैलेंडर कमेटी में हो और आपको भी कैलेंडर बनाना पड़े, तो इस एक्टिविटी से आप जानेंगे कि कौन कौन से आइटम जनरली कैलेंडर में इंक्लूड किए जाते हैं। कोई भी स्कूल का कैलेंडर आप ले सकते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें से आप जितने भी वर्किंग डेज हैं उनको काउंट करके आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल वर्किंग डेज। उसके बाद हॉलीडेज और संडेज कितने हैं उनको भी काउंट करके यहाँ लिखा जा सकता है। कितने दिन तक स्कूल में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए या होंगे वो डेज काउंट करके लिखिए। मंथ वाइज डिटेल दीजिए कि हर एक मंथ में कितने वर्किंग डेज थे और किस किस तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे या कराए गए। फॉर एन एग्जाम्पल पीरियोडिक टेस्ट, तो आप टाइटल लिखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट और किस तारीख से किस तारीख तक वह कंडक्ट हुआ ये लिख सकते हैं। जितने भी तरह के टेस्ट हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क इवैल्यूएशन है, तो वो टाइटल लिखकर आप उनके डेज लिख सकते हैं। स्कूल ने यदि कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेशल लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए हैं उनके टाइटल्स यहाँ लिख सकते हैं और उनका डेट्स या नंबर ऑफ डेज। ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्कशॉप्स, तो उनका टाइटल और डेज। ऑनलाइन ऑफलाइन सेमिनार्स, इस तरह से आप कैलेंडर में से आइडेंटिफाई करके उनके टाइटल्स और नंबर ऑफ डेज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है क्या स्कूल कैलेंडर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो यदि करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, एग्जामिनेशन, हॉलीडेज, सारी एक्टिविटीज को कैलेंडर में इंक्लूड किया है तो आप लिखिए यस, कैलेंडर में सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है। क्या स्कूल कैलेंडर बनाता है और उसको हायर अथॉरिटीज या काउंसिल बोर्ड को प्रोवाइड करता है? ये जानकारी आपको टीचर से ही मिल सकती है कि स्कूल कैलेंडर बना के अथॉरिटी या काउंसिल को प्रोवाइड कराता है या नहीं, तो वह पूछ के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किस तरह से जो एनुअल एक्टिविटीज है उनको टीचर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी टीचर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो वह डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वह प्लान्ड है या कभी भी
कोई सी भी एक्टिविटी उठा के किसी भी टीचर को दे दी, ऐसा होता है। तो आप थोड़ा सा टीचर से पूछ सकते हैं या खुद ही ऑब्जर्व करके ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला हम जानते हैं टाइम टेबल के बारे में। हर स्कूल में टाइम टेबल जरूर होता है, तो कितने प्रकार के टाइम टेबल स्कूल बनाता है। मास्टर टाइम टेबल, जो जिसमें सिर्फ ड्यूरेशन मेंशन होती है कि स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, कितने पीरियड्स होंगे, लंच ब्रेक कितना, क्या ड्यूरेशन क्या होगा, मॉर्निंग असेंबली का ड्यूरेशन क्या होगा, उसे हम मास्टर टाइम टेबल कहते हैं। या जो टाइम टेबल जिसमें ब्रीफ में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वह यदि बनाया जाता है तो लिखिए यस, यदि नहीं तो नो। क्लास टाइम टेबल, हर क्लास का हर सेक्शन का अपना एक टाइम टेबल होता है, यदि वह बनाया जाता है तो लिखिए यस, अदरवाइज यू कैन राइट नो। और टीचर्स का भी अपना टाइम टेबल होता है, तो यस नो में आंसर दीजिए। कितने घंटे काम किया जाता है स्कूल में, जैसे 7 घंटे 8 घंटे जो भी है तो वो लिखिए। यदि टीचर्स का कोई स्टे बैक टाइम है तो वो टाइम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्कूल वर्किंग आवर्स में यदि टीचर को रेस्ट का कोई टाइम है, रेस्ट का वर्क का दोनों टाइम आप लिखिए कि टीचर जनरली कितने घंटे क्लासेस लेती हैं, और एक पीरियड या 2 पीरियड जितना भी फ्री मिलता है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपको टाइम टेबल को ऑब्जर्व करके लिखना होगा। उसके बाद है कि स्कूल में कई पीरियड्स को भी टाइम स्कूल ड्यूरेशन में यूज किया जाता है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है, ड्राइंग रूम, म्यूजिक रूम, डांस रूम, इस तरह से कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब्स हैं, एक्टिविटी रूम है। जो भी टाइटल आपके स्कूल में यूज होते हो तो वो लिखिए कि कौन कौन से रूम्स यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट है रिक्रिएशनल टाइम। बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या टाइम टेबल में कुछ टाइम है क्या? यदि है तो वह लिखिए कि रिक्रिएशनल टाइम किस रूप में है और उसका ड्यूरेशन क्या है। मॉर्निंग असेंबली होती है क्या और उसका ड्यूरेशन क्या है। उसके बाद है कि को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम है स्कूल में कि नहीं, जो टाइम टेबल में है उसको कोई ड्यूरेशन दिया गया है कि नहीं को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, उसका हेडिंग क्या है, कितनी क्लासेस गेम्स, क्लास एंगेज्ड इन गेम्स, मतलब कितनी क्लासेस एक टाइम में गेम्स के लिए जा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए स्कूल का बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है तो एक समय में 3 क्लासेस भी प्लेग्राउंड को यूज कर सकती हैं, तो वह नंबर ऑफ क्लासेस आप लिख सकते हैं जो गेम्स के लिए एंगेज्ड होती हैं। और प्लेग्राउंड किन किन पीरियड्स में यूज होता है, जनरली फर्स्ट पीरियड में तो कोई भी प्लेग्राउंड यूज नहीं करता है, तो आप लिख सकते हैं कि सेकंड से लेकर लास्ट पीरियड तक प्लेग्राउंड यूज होता है, और एक समय पे कितनी क्लासेस एक प्लेग्राउंड को, या कितने प्लेग्राउंड्स हैं और कितनी क्लासेस उसमें यूज होती हैं। अब नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि जो स्कूल का टाइम है क्या उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है क्लासरूम टीचिंग के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए और होम असाइनमेंट के लिए। तो वो लिखना है हाउ डज द स्कूल प्लान, कैसे स्कूल प्लान करता है उसके इंस्ट्रक्शनल टाइम को, उसका रोड मैप है कि नहीं, यदि उसका कोई क्लियर कट रोड मैप है तो वह लिखिए। और नेक्स्ट है हाउ इज द टाइम अलॉटेड इन द टाइम टेबल फॉर मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली में किस तरह से और कितना टाइम अलॉट किया गया है, वेरियस सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज के लिए किस तरह से टाइम को अलॉट किया गया है। ये तीनों का डिटेल आप यहाँ लिख सकते हैं कि मॉर्निंग असेंबली के लिए इतना टाइम अलॉटेड है, सब्जेक्ट्स के लिए इतना और एक्टिविटीज के लिए इतना टाइम अलॉटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द टाइम टेबल प्रोवाइड टाइम टू टीचर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग अ डे एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डेज लेसन। तो कई स्कूल आवर्स के बाद टीचर्स को 1 घंटे या 2 घंटे स्टे बैक कराते हैं, जिसमें वह एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट कर सके, एक्टिविटीज के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सके और नेक्स्ट डेज के लेसन को प्लान कर सके। कुछ स्कूलों में स्कूल टाइम टेबल में ही 1 या 2 पीरियड फ्री देते हैं जिसमें वह होम असाइनमेंट्स को चेक कर सके और नेक्स्ट डे के लिए भी प्लानिंग कर सके। तो जैसा भी सिस्टम उस स्कूल में है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिंग स्कूल। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं
वहाँ देखिए कि बच्चों की एनवायरमेंटल कंसर्न्स कैसी हैं। क्या स्कूल में कोई एनवायरमेंट कमिटी है? यदि है तो लिखिए यस, और उस कमिटी का नाम क्या है, मतलब किस नाम से वो जानी जाती है। एनवायरमेंट कमिटी है या फिर कैंपस केयर कमिटी है, जो भी नाम है वह लिखिए। और दूसरा, डज द school's academic calendar have fixed dates for various environment related activities? अब फिर आपको यहाँ पर स्कूल का एकेडमिक कैलेंडर ऑब्जर्व करना होगा कि स्कूल कैलेंडर में एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए डेट्स फिक्स्ड हैं या नहीं। डज द स्कूल टेक अप एनी एनवायरमेंट सब्जेक्ट इन करिकुलम? तो करिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनवायरमेंट सब्जेक्ट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर यस, एनवायरमेंट सब्जेक्ट इज देयर इन द करिकुलम। और किन किन क्लासेस में है ये एनवायरमेंट करिकुलम? जनरली थर्ड से होता है ये, और फर्स्ट और सेकंड क्लास में ये ओरल ही या एक्टिविटीज के थ्रू एनवायरमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स उनको बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। डिड द स्कूल मैनेजमेंट यूज एनवायरमेंटल मटेरियल्स? क्या स्कूल एनवायरमेंट फ्री मटेरियल्स को यूज करता है? किस रूप में करता है? तो वह भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। क्या स्कूल में रिसाइकल, रीयूज या रिड्यूस ऑफ वेस्ट के लिए कोई प्रोविजन है? यदि है तो आप लिखिए और उसका संक्षिप्त में ब्यौरा दीजिए। और आपको स्कूल में बेस्ट प्रैक्टिस क्या लगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड बेस्ट प्रैक्टिस क्या लगी, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई एक्टिविटी को आपको ऑर्गेनाइज करना है स्कूल में, तो उसकी प्लानिंग आपको जस्ट यहाँ पर लिखनी है कि वो एक्टिविटी क्या होगी और उसकी प्लानिंग के में कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे, उस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के एम्स क्या होंगे, और कितना खर्च आएगा उस एक्टिविटी में, और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना आप सेट करते हो। किसी भी स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी को आप चूज कीजिए, उसकी प्लानिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। किस तरह से आप बच्चों को ओरिएंटेशन देंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई कल्चरल प्रोग्राम स्कूल में कराने वाली हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसलिए ये प्रोग्राम कराने वाली हूँ कि ताकि बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल के देश के रिच कल्चर के बारे में अवेयर हों। तो मैं वहाँ पर ये एम्स लिखूंगी, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर होंगे, मतलब साउंड सिस्टम है या स्टेज डेकोरेशन है, और बच्चों की जो ड्रेसेस हैं, जो कल्चरल ड्रेसेस हैं, कितना खर्च आएगा उसको भी मुझे एस्टिमेट करना होगा, और वह जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन क्या होगा वह भी मुझे यहाँ पर डिसाइड करना होगा। तो एक्टिविटी के पहले मुझे बच्चों को ओरिएंटेशन देना होगा कि इस एक्टिविटी में वो किस एस्पेक्ट को देखें। जनरली जब एक्टिविटीज होती है तो वो बच्चे बीट्स को एंजॉय करते हैं, धुन को एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको उन जो कल्चरल जो म्यूजिक है, कल्चरल डांस है, उसका रेलेवेंस नहीं पता होता है, और वह किस राज्य की संस्कृति का भाग है वह उनको नहीं मालूम होता है। तो पहले से हम उनको एक ओरिएंटेशन दे सकते हैं कि उनको ड्रेसेस को ऑब्जर्व करना है कि किस राज्य में कौन सा परिधान पहना जाता है, और वह जो नृत्य है वो किस समय परफॉर्म किया जाता है, वह खुशी के समय परफॉर्म किया जाता है या कोई विशेष सेरेमनी में परफॉर्म किया जाता है। तो वैसा आप बच्चों को ओरिएंटेशन आप दे सकते हैं। तो कोई एक एक्टिविटी चुनिए आप, और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, मतलब आप क्या चाहते हैं कि बच्चे किस एस्पेक्ट पर ध्यान दें, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यदि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं उस एक्टिविटी को करने के दौरान, जैसे कि स्पेस किस तरह से यूटिलाइज हो, कितने क्लासेस को आप अकोमोडेट कर सकते हो, कहाँ आप किस जगह पे आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हो, या फिर या कल्चरल प्रोग्राम कहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो, उस जगह में सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, कितने वॉलंटियर्स आपको ज़रूरत होगी, ये सारी डिटेल से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उस एक्टिविटी के बाद आप एक फॉलो अप एक्टिविटी करा सकते हैं। हर सब्जेक्ट टीचर अपनी तरह से उस एक्टिविटी को यूज करा सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स टीचर पूछ सकती है कि जो स्टेज यूटिलाइजेशन वो कैसा था, और कितने एरिया को यूज किया गया था, और कितनी सीटिंग कैपेसिटी कितनी थी। सोशल साइंस टीचर एक राइट अप लिखने को बोल सकती है कि आपने किन किन
प्रांत की संस्कृतियों की झलक आपने उस प्रोग्राम में देखी और उनसे आपने